राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम पीजीटी का पेपर देखेंगे 2021 का। पिछले क्लास में हमने टीजीटी का 21 का पेपर देखा था, तो आप सभी ने देखा भी होगा। आज हम देखेंगे पीजीटी 2021 का पेपर। जब टीजीटी का देख लिए तो इसको क्यों छोड़ा जाए। इससे हमें एक पेपर आया है तो आपको प्रीवियस ईयर पे लगातार वर्क करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा पेपर का पैटर्न क्या था। आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो आप जितनी बार इनको देखें सुने आपके लिए बेहतर रहेगा, आप हमेशा कुछ नया सीखेंगे। तो जितनी बार इसको पढ़ें देखें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं और क्लास आप शेयर कर दे सभी के यहाँ। पहली बार हमारे साथ जुड़े हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है? तो किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है? रहीम दास ने लिखा है। ए ऑप्शन हमारा सही है। बरवे नाई का भेद अवधी भाषा में लिखा गया है, प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इतना ही ध्यान देना है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरित, इसका प्रधान रस क्या है? तो उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है और इसका प्रधान रस है करुण। कौन सा रस प्रधान है? तो करुण रस प्रधान है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन मुझे आपको दिखाना है टेस्ट में, तो आपको ये नहीं कि चलिए क्वेश्चन यहाँ पे छिपा रहेगा, आंसर अब दिख जाएगा आपको। बाकी ये सब प्रश्न तो क्लास में आते ही रहते हैं सब, बस आपको एक साथ पेपर दिखाना है ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि हाँ ये प्रश्न आए हैं या ये गलती हुआ था, हमसे रिवीजन हो एक बार आपका। तो उर्दू शब्द किस भाषा से आया हुआ है? तो उर्दू शब्द जो है वो तुर्की भाषा से लिया गया है। इस समय मैं बहुत कराती भी हूँ क्लास में आगत शब्द विदेशी भाषा के शब्दों को। तो उर्दू जो शब्द है वो तुर्की भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है शाही, शिविर या खेमा। उर्दू भाषा के कुछ अन्य शब्द भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे कैंची, कुली, चाकू, चम्मच, चेचक, नौकर, बारूद, बहादुर आदि। चौथा प्रश्न है अगला। 4 विकल्प है, दिया है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो कुनकुना में हुआ है, कुदरत में नहीं, किसमें है दिया है? 3 में तो उपसर्ग नहीं है, कुनकुना में नहीं है, कुदरत में नहीं है, कुढंग में नहीं है, कुढ़न में। लेकिन कुढंग में आपका उपसर्ग लगा है, कु और ढंग मिला है तो कुढंग बना है। बाकी कुनकुना में कैसे? कु निकाल देंगे तो नकुना बच जाएगा, कोई अच्छा शब्द नहीं है। कु निकाल देंगे तो यहाँ दरत बच जाएगा, यहाँ ढन बच जाएगा, तो शुद्ध शब्द नहीं है। तो हमारा लेकिन कुढंग सही है, कु प्लस ढंग दोनों शब्द सही है। आगे आइए 5वें नंबर के प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक ग्रंथ अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो भाषा भूषण, ये तो भूषण का अलंकार ग्रंथ है। शिवराज भूषण का ये भी अलंकार ग्रंथ है। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है, शिवराज भूषण भूषण का है, और ललित ललाम मतीराम का है अलंकार ग्रंथ। लेकिन जो अंग दर्पण है ये रसलीन का है, ये अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। बाकी तीनों अलंकार निरूपक है लेकिन अंग दर्पण नहीं है। 6वें पे आइए। 6 में पूछा गया है यथाशक्ति में समास। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। 7वां प्रश्न है कि हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? मार्क्सवादी मतलब प्रगतिवादी। तो मार्क्सवादी समीक्षक आपके डॉक्टर नामवर सिंह हैं। रामविलास शर्मा भी आते हैं इसमें, नामवर सिंह भी आते हैं, शिवदान सिंह चौहान भी आते हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त भी आते हैं। ये आपके 4-5 मार्क्सवादी समीक्षक हैं। शुक्ल जी आपके रसवादी हैं, नगेंद्र भी रसवादी हैं, नंदुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी हैं। 8वां प्रश्न आया है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक। तो निस्सहाय हिंदू जो उपन्यास है वो राधा कृष्ण दास का है, 1890 में प्रकाशित हुआ। ये हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। 9वें प्रश्न पे आइए। 9वां प्रश्न क्या है? इनमें पूछा गया है कि इनमें से एक वाक्य कौन सा शुद्ध है? 4 विकल्प दिया है, वाक्य शुद्धि से प्रश्न आते हैं।
तो पहला दिया है, एक तट पे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ी थी, ये गलत है। दूसरा है, सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था, ये भी गलत है। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, ये भी गलत है। लेकिन आपका डी वाला सूत्र सही है कि जो अनसुईया थी ये अत्रि ऋषि की पत्नी थी। ये क्या है, ये वाक्य हमारा शुद्ध है कि अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। 10 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 10वां, यहाँ पे शुद्ध रूप देख लीजिए। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, इसका शुद्ध रूप होगा कि तट पर लगे वृक्षों और लताओं से, यहाँ लताओं आई है तो यहाँ वृक्षों भी होना चाहिए, कि वृक्षों और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, तो ये आपका शुद्ध रूप होगा। फिर होगा कि सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था, तो ये क्या है, हर एक नहीं होगा, सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का यही मत था, ये शुद्ध होगा। फिर ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, ये गलत है। ऋषि मुनि आदि से हमें ज्ञान मिला, ये हमारा सही है। 10वें नंबर के प्रश्न पे आइए। 10वां प्रश्न दिया है कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। कौन सी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है? तो गुजराती आती है, राजस्थानी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है, लेकिन सिंधी नहीं आती है, क्योंकि ये जो है ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? ब्राह्मण, तो भी हमारा सही जवाब है। 11 नंबर के प्रश्न पे आइए। 11 में पूछा गया है कामायनी से पंक्ति की, ये कामायनी के किस सर्ग से है? नैनों की नीलम घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। तो ये कामायनी के लज्जा सर्ग से है, नैनों की नीलम घाटी। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। 12 नंबर में पूछा गया है कि छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य से अपेक्षित है। तो ये क्या है, ये आपका एफ कर दिया था इसको आयोग ने, इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, एफ कर दिया गया था 12 नंबर के प्रश्न को। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इस विकल्प के सभी, इस प्रश्न के सभी विकल्प शुद्ध हैं, इसका क्या है, एफ मान लिया गया। इसका वाक्य का सही ये होगा, इसमें एक उद्धरण चिन्ह रहेगा, 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम इसमें होगा। तो यहाँ विकल्प में कहीं 2 अल्प विराम दिया ही नहीं है, ये 3 अल्प विराम लगा दिया है जबरदस्ती। यहाँ पे केवल देखिए 2 अल्प विराम होगा, एक छोटी के यहाँ होगा, एक हल्की के यहाँ, इसके बाद अल्प विराम कहाँ आएगा, किनारेदार के यहाँ तो आएगा नहीं, 2 ही अल्प विराम होगा यहाँ पे, और एक अंत में पूर्ण विराम आ जाएगा। तो विकल्प में 2 अल्प विराम कहीं दिया ही नहीं था, तो हमारा इसीलिए ये एफ कर दिया गया। 13 नंबर पे आइए। 13 नंबर में पूछा गया है कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन हैं? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक थे निराला। अगला प्रश्न है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। किससे? वज्रयानी सिद्धों से। अगला प्रश्न है 15 का कि निश्चय में कौन सी संधि है? तो निश्चय में विसर्ग संधि है, निह प्लस चय। आगे आइए, अगला है 16 नंबर का कि मरने के लिए तैयार हो जाना, ये जो अर्थ है कौन सा मुहावरा देता है? मरने के लिए तैयार हो जाना। तो सिर पर कफन बांध लेना, सिर पे कफन बांध लेना मुहावरे का अर्थ होता है मरने के लिए तैयार हो जाना। और सिर पे खून सवार होना का क्या होता है कि मरने मारने पे उतारू हो जाना, या तो मरेंगे या तो मारेंगे। और सिर पे भूत सवार होना का मतलब धुन लग जाना एक ही चीज का। और आंखों में खून उतरना मतलब गुस्से से आंखें लाल हो जाना। ठीक, आगे आइए। 17 नंबर में पूछा गया है कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के बोले बहुवचन है, लड़कों ने कहा ये भी बहुवचन है, लड़के ने लड़कों से कहा ये भी बहुवचन है,
लेकिन बी वाला हमारा एक वचन है, लड़के ने कहा, तो केवल एक लड़का है, एक वचन है। 18 में पूछा गया है 10 कुमार चरित के रचनाकार। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो ये दंडी की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखा है। 19 पे आइए। 19 में एक पंक्ति पूछी गई थी, बहुत बढ़िया। ये नया प्रश्न था कि शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। तो ये पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। 20 में आ जाइए। 20 में पंक्ति दी गई है, पूछा गया था कि इसमें किस संचारी भाव का उल्लेख किया गया है। पंक्ति है, ये नेट में आया हुआ प्रश्न है, वही उठा के इसमें पूछ लिया कि जबते इत में घन श्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारे, कर पै मुख चंद धरे सजनी नित सोचती है, तू कहाँ मन मारे। तो इन पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो स्मृति, स्मृति संचारी भाव का उल्लेख इसमें किया गया है। 33 संचारी भाव होते हैं। आगे आइए, अगला प्रश्न है 21 नंबर का। पूछा गया है कि कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है, मतलब कौन गलत सुमेलित है। तो इसमें क्या है? जुलूस रुका है, विवेकी राय का सही है, उन्हीं का है, विवेकी राय का ही। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का है, ये सही ही है। और तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है, ये भी सही ही है। पर सदाचार की ताबीज श्रीलाल शुक्ल का नहीं है। किसका है ये? ये है हरिशंकर परसाई का। सदाचार की ताबीज हरिशंकर परसाई। 22 पे आइए। 22 में पूछा गया है कान पर जू न रेंगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ है बिल्कुल ध्यान न देना। 23 में पूछा गया है तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन हैं। तो तांबे का कीड़ा लघु नाटक लिखा है भुवनेश्वर प्रसाद ने। किसने लिखा है? भुवनेश्वर प्रसाद ने। 24 पे आइए। 24 में पूछा गया है कि आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित क्या है। तो यहाँ पे एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम होगा। कहाँ पे होगा तो देख लीजिए। आपने क्या कहा, तो कहाँ के यहाँ एक लगा देंगे। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, तो एक अल्प विराम लगेगा और एक अंत में पूर्ण विराम लग जाएगा। 25 पे आ जाइए। 25 में पूछा गया है, एक कथन है। किसका कथन है? कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पे विशेष लक्ष्य रख के चला है। छायावाद के संदर्भ में ये किसका कथन है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पे विशेष लक्ष्य रख के चला है। आगे आते हैं 26। 26 में पूछा गया है कि संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि दीसा। ये जो पंक्ति है इसमें किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का संकेत दिया गया है। तो संवत 1631 रामचरितमानस लिखा गया ना 1631 में। संवत 1631 में रामचरितमानस लिखा गया। ईस्वी में देखेंगे तो 1574 ईस्वी। आगे आइए 27 नंबर के प्रश्न में। 27 में पूछा गया है कि निम्न में से एक तत्सम शब्द कौन सा है। डाकिनी, तेल, न्योछावर, तर्जनी तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द इसमें है डाकिनी। क्या है? डाकिनी तत्सम शब्द है आपका। बाकी न्योछावर तद्भव है, तेल का तैल होता है, तर्जनी भी आपका क्या है, ये तत्सम नहीं है। और न्योछावर का न्योछावर होता है, औ की मात्रा लगी रहेगी। तो तत्सम आपका डाकिनी है।
28 में पूछा गया है जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? तो जगतो, जगद्भ्याम। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जगद्भ्याम। देखते हैं ना, 3 विभक्तियों में एक सा रहता है, जगद्भ्याम, जगद्भ्याम, जगद्भ्याम। तो बी हमारा सही है। 29 पे आइए, देखिए यहाँ पे दिया भी है, पढ़ भी सकते हैं आप। जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, जगता जगद्भ्याम जगद्भी, जगते जगद्भ्याम जगदभ्य, जगतः जगद्भ्याम जगदभ्य, जगतः जगतो जगताम जगति जगतो जगत्सु। तो इसको आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे जगद्भ्याम 3 बार आया हुआ है। एक कथन है 29 नंबर का, किसका है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। तो कौन कहता है ये कथन? ये कथन कहते हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह कहते हैं कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। आगे आइए अगले प्रश्न पे। 30 में पूछा है कि इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे आपका अनन्नास शुद्ध दिया है। क्या है? अनन्नास। बाकी अक्षौहिणी गलत दिया है। यहाँ पे अक्षौहिणी नहीं होता है, यहाँ पे देखिए दिया है अक्षौहिणी होता है। आकाल नहीं, अकाल होता है। आकस्मिक नहीं, आकस्मिक होता है। स आधा रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे अनन्नास सही दिया है, अक्षौहिणी, अकाल, आकस्मिक। आगे आइए। 31 में पूछा गया है कि विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा क्या है? तो विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा जीवनी है। ये क्या है? जीवनी है। 1974 में लिखा गया। इसके 3 खंड हैं, दिशाहारा, दिशांत और दिशा की खोज। 32 पे आ जाइए। 32 में आपसे पूछा गया है कि कौन सी भाषा संथाली परिवार की भाषा से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा सी जवाब सही हो जाएगा कि संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आस्ट्रिक। संथाली भाषा आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। किससे? ऑस्ट्रिक से। 32 पे आइए। 32 में पूछा गया है कि भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही होगा। भ्रूण हत्या जो निबंध है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भ्रूण हत्या भारतेंदु जी का। 34 पे आइए। 34 में पूछा गया है कि निम्न में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो ऋण जल दल जल ये रिपोर्टाज है रेणु का। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, सही दिया है बच्चन का। आवारा मसीहा जीवनी है विष्णु प्रभाकर का, ये भी सही दिया है। लेकिन जूठन जूठन संस्मरण नहीं है, ये दलित आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो डी हमारा सही जवाब है। 35 पे आइए। 35 में एक कथन पूछा गया था पेपर में कि पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी की कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। 36 पे आ जाइए। 36 में पूछा गया है कि किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो अनुष्ठान कहलाता है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। 37 में पूछा गया है कि शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? देखिए गोविंद पांडे में आत्मकथा दी गई है आपको ये। तो परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। तो 37 का हमारा बी एकदम सही जवाब है। 38 पे आते हैं हम। 38 में क्या पूछा है? 38 में पूछा गया है कि इनमें से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो मनोहर श्याम जोशी का कसप है। कसप है। क्या पे इनको साहित्य अकादमी मिला है? दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का। 39 में पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं?
तो य र ल व ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। 40 में पंक्ति आई है, किसकी है? जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। तो ये पंक्ति आपके अमीर खुसरो की है। 41 पे आ जाइए। 41 में पूछा गया है कि इनमें से कौन भाग्य का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रारब्ध है, भवितव्य है, नियति है, लेकिन नियत भाग्य का पर्यायवाची नहीं होता है। नियत इरादा या इच्छा का होता है। 42 में दिया गया है कि उपन्यास लेखकों के साथ कौन सा क्रम सही सुमेलित नहीं है? तो झिनी झिनी बिनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का सही है, पहला पड़ाव शिलाल शुक्ल का सही है, मैयादास की माड़ी, भैयादास हो गया है, मैयादास की माड़ी है यहाँ पे, भीष्म साहनी का, लेकिन अब्दुल्ला दिवाला शंकर शेष का नहीं है, ये लाल का नाटक है। ये सब नाटक मैं करवा चुकी हूँ आपको क्लास में, सब पूछा गया है। इस बार भी आएगा तो मेरी क्लास में से ही सब नाटक कहानी रचना पूछेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा वो। 43 में पूछा गया है कि संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला दिया है कि संत साहित्य एक वैचारिक पृष्ठभूमि पर है, सही दिया है ये तो। फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का परिणाम है, ये भी सही दिया है। लेकिन सी वाला हमारा गलत दिया है। सी में दिया है कि संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये गलत दिया है। फिर डी वाला भी सही है आपका। हजारी ने संत या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है, सही है। 44 पे आ जाएगी। 44 में बताना है कि फूल मरे पे मरे न बासु। ये पंक्ति किसकी है? फूल मरे पे मरे न बासु। तो ये पंक्ति है आपके मलिक मोहम्मद जायसी की। 45 पे आइए, बताइए कि जो मर रहा हो, जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मुमुर्षु। जो मर रहा हो मुमुर्षु। 46 पे आइए। और मोक्ष की कामना रखने वाला मुमुक्षु है, और मोक्ष की कामना मुमुक्षा है, और मृत्यु की कामना मुमुर्षा है। और जो मर रहा हो उसके लिए मुमुर्सु होगा। तो मुमुर्सु और मुमुर्षा में अंतर है, ये भी ध्यान दें आप। जो मर रहा हो मुमुर्षु, और जो मृत्यु की कामना कर रहा है वो मुमुर्षा। पूछा गया है कि यहाँ पे विकल्प में एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कौन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा केवल सही दिया गया है कि वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, ये सही सुमेलित है। बाकी जो गलत सुमेलित है उसे देख लीजिए। यहाँ दिया है कि आपकी राय से यह काम जरूरी है, गलत दिया है। आपकी राय में यह काम जरूरी हो, ये होना चाहिए। फिर दिया है कि भारत कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक फैला है, ये भी गलत है। भारत कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला है, ये होना चाहिए। फिर उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है, ये भी गलत है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें इकट्ठी कर ली है या एकत्र कर ली है, एकत्रित नहीं होता है। तो हमारा भी ऑप्शन केवल सही है। 47 पे आइए। एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो आपको पता है चाचा। चाचा में क्या हुआ है? तालव्य ध्वनि का। च वर्ण ही आपका तालव्य वर्ण है वो, तो तालव्य ध्वनि का प्रयोग चाचा में है। 48 में आइए। 48 में पूछा गया है 21 में कि किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? तो अवधी बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। और ये भी ध्यान देना है कि दामोदर पंडित का रचा गया व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसको अवधि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। 49 पे आइए। 49 में पूछा गया है कि हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध ने लिखा है, इसकी विधा क्या है? तो ये आपका उपन्यास है। 50 पे आ जाइए। 50 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उत्तर का विलोम नहीं है? तो उत्तर का विलोम हो जाएगा प्रश्न भी, दक्षिण भी, पूर्व भी।
लेकिन उत्तर का विलोम अनुत्तर नहीं होता है। ये ध्यान देंगे, उत्तर का विलोम प्रश्न होगा, दक्षिण होगा, पूर्व होगा, लेकिन अनुत्तर नहीं होता है। 51 में पूछा गया है कि शेखर जोशी की कहानी कौन सी है। तो शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़, करमनासा की हार शिव प्रसाद सिंह का, पंचलाइट रेणु का, महुए का पेड़ मारकंडे का। 52 में आइए, 52 में पूछा गया है कुवलय माला कथा के लेखक हैं। तो कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। किसने लिखा है? उद्योतन सूरी ने। 53 में आइए, 53 में आपको बताना है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 54 में आइए, 54 में पूछा गया है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। तो पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से। किससे? खस अपभ्रंश से। 55 पे आते हैं, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी निकला है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, पैसाची से पंजाबी और लहंदा। 55 में पूछा है तार सप्तक का प्रकाशन काल। तो तार सप्तक का प्रकाशन होता है 1943 में। 56 पे आइए और बताइए कि इनमें से किस एक का अर्थ है ऐतराज। तो ऐतराज आपत्ति का अर्थ होता है कि मुझे आपत्ति है इस चीज से, मतलब मुझे ऐतराज है, विपत्ति, विघ्न या संकट नहीं होगा। आपत्ति का अर्थ होता है ऐतराज। 57 पे आइए, 57 में पूछा गया है कि बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। तो हमारा डी ऑप्शन होगा चिड़िया उड़ गई। ये क्या है? शुद्ध है, बाकी सब गलत है कि चिड़ियाएं उड़ गई, चिड़िए उड़ गई। क्या होता है? चिड़िया उड़ गई। 58 पे आइए, 58 में आपको बताना है कि किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पे उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। तो अवधि में। अवधि में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पे उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। 59 में आइए, 59 में बताना है आपको कि नई कविता के विषय में कौन सा कथन असत्य है। इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति है, इसमें जीवन के प्रति आस्था है, नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो 59 का हमारा डी होगा कि यह कविता मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र नहीं है। बाकी हमारा ऊपर के तीनों सही है, लेकिन ये गलत दिया है। ठीक, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 60 नंबर में। 60 में पूछा है आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ। तो आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा हृदय से आदर करना। क्या होता है? हृदय से आदर करना। 61 पे आ जाइए, 61 में आपको बताना है 61 में है बचपन की स्मृतियां के लेखक। बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा डी, बचपन की स्मृतियां। ये भी गोविंद पांडे में दिया है, राहुल सांकृत्यायन का है। किसका है? राहुल सांकृत्यायन का बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ। तो ये गोविंद पांडे से ही आपकी सारी लघु विधा तो गई थी पेपर में। तो बचपन की स्मृतियां राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। 62 पे आइए, 62 में पूछा गया है कि भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है। तो इस प्रश्न को क्या कर दिया गया? यफ कर दिया गया। ठीक, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रसमंजरी, जो कि नंददास का है, पर आयोग ने इसको क्या कर दिया? एफ कर दिया है। रस प्रबोध तो आपका रीतिकाल में है, रस रहस्य भी रीतिकाल में है, रस रंग भी रीतिकाल में है। ये सब रीतिकालीन क्वेश्चन है, लेकिन ये इसको यफ इसलिए किया है क्योंकि रस सिद्धांत विषय केवल नहीं है रसमंजरी, तो इसीलिए यफ कर दिया होगा, हो सकता है।
बाकी से पर जवाब बी सही हो सकता था यहाँ पे। चलिए आते हैं 63 नंबर के प्रश्न पे। 63 में पूछा गया है कि पुस या पुंड को हिंदी का पहला कवि किस आलोचक ने माना है? पुस या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। ध्यान देना है, किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। आगे आते हैं 64 नंबर पे। 64 में पूछा गया है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। आगे आइए 65 में पूछा गया है वीणा पाड़ी में समास। तो वीणा पाड़ी में बहुब्रीहि समास होगा। वीणा है जिसके पाड़ी में टीजीटी 21 में भी आया था, इसी को पीजीटी 21 में भी पूछ दिया। कठिन वाला रिपीट नहीं किया है, आसान वाला रिपीट करके आसान दिखाया है। चलिए 66 पे आ जाइए। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो विज्ञान गीता लिखी गई है केशव दास के द्वारा। 67 पे आइए। 67 में पूछा गया है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका ये होगा कि ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। 68 में पूछा गया है एक कथन कि एक कथन में किस इतिहास लेखक की ओर संकेत किया गया है कि इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। इन्हीं का इतिहास ग्रंथ आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। 69 में पूछा गया है कि कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो चंद्रशेखर है, चक्रपाणी है, चंद्रकांति है, लेकिन राजपुरुष नहीं है। राजपुरुष में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 70 पे आइए। 70 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक सूर्य का पर्यायवाची है? तो सूर्य का पर्यायवाची होता है अर्क। अर्क, बाकी रस, निचोड़ ये सब सार के पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्यायवाची होता है अर्क। आ जाइए 71 नंबर पे। 71 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो प्रिया प्रसाद है, भावना प्रकाश है, प्रीति पावस है, लेकिन पक्षी विलास नहीं है। पक्षी विलास किसकी है? तो पक्षी विलास है देव की रचना। नहीं, पक्षी विलास देव का भी नहीं है, सॉरी। पक्षी विलास देव का तो वृक्ष विलास है। पक्षी विलास के लेखक नहीं मिलते हैं, इसके रचनाकार अज्ञात हैं। देव ने क्या लिखा है? देव ने वृक्ष विलास लिखा है। 72 पे आइए। 72 में आपको बताना है मंगलेश डबराल का कविता संग्रह कौन सा है? तो पहाड़ पे लालटेन मंगलेश डबराल का है। ठेले पे हिमालय धर्मवीर भारती, घास में दुबका आकाश अशोक का है, हरी घास पे क्षणभर का। घास में दुबका आकाश देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अशोक वाजपेयी का ही है घास में दुबका आकाश। 73 में पूछा गया है सृष्टि का विलोम, सॉरी समष्टि का विलोम। तो समष्टि शब्द का विलोम होता है व्यष्टि। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। 74 में आइए। 74 में क्या है? 74 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो सरासर है, असी है, कोदंड है। नहीं, असी नहीं, असी तलवार का है। पिनाक है, सरासर है, कोदंड है, धनुष का पर्यायवाची, लेकिन असी नहीं है। असी किसका है? तो असी तलवार का पर्यायवाची होता है ना, धनुष का नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। 75 पे आइए। 75 में पूछा गया है
अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? तो अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद विमल हैं। 76 में आइए। 76 में पूछा गया है, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो पाका पंत से याद किए हैं, पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायनी है, कात्यायन है, लेकिन भर्तृहरि आपके मुनित्रयी में नहीं आते हैं। 77 पे आइए। कौन सा एक पतवार का पर्यायवाची है? तो पतवार का पर्यायवाची अर्जुन। पतवार किसका पर्याय है? अर्जुन का। हालांकि इस प्रश्न पे कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन ये अर्जुन का पर्यायवाची है। 78 पे आइए। 78 में बताया गया है कि कौन सी रचना सोम प्रभु सूरी की है? तो कुमारपाल प्रतिबोध है। कुमारपाल चरित तो सूदन की है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है, भविष्यत कहा धनपाल का है, लेकिन कुमारपाल प्रतिबोध किसका है? सोम प्रभु सूरी का। 79 पे आइए। 79 में पूछा गया है कि कौन सी रचना सक्सेना की नहीं है? तो पागल कुत्तों का मसीहा सक्सेना का, खूटियों पर टंगे लोग सक्सेना का, काठ की घंटियां सक्सेना का, लेकिन एक शहर की मौत सक्सेना का नहीं है। ये अमृता प्रीतम की रचना है। 80 पे आइए। 80 में पूछा गया है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? तो गमन का आगमन सही है, निषिद्ध का विहित भी सही है, व्यास का समास भी सही है, लेकिन आमिष का सामिस नहीं होता है। आमिष का विलोम होता है निरामिष। क्या होता है? निरामिष। 81 पे आइए। 81 में पूछा गया है, निर्गुण काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद्र। 82 पे आइए। 82 में बताना है कि इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। 83 पे आ जाइए। 83 में एक कहानी पूछा गया था, 21वीं सदी का लड़का। तो 21वीं सदी का लड़का कहानी है क्षमा शर्मा। क्षमा शर्मा ने लिखा है 21वीं सदी का लड़का। 84 पे आइए। 84 में आपको बताना है कि घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना। क्या होता है? अत्यंत लज्जित होना। 85 पे आइए। 85 में दिया है, इनमें से कौन एक विदेशी भाषा का शब्द है? तो विदेशी भाषा का शब्द है कतार। बाकी पंक्ति, श्रेणी, श्रृंखला ये विदेशी नहीं है, लेकिन कतार आपके विदेशी भाषा का शब्द है। 86 पे आइए। 86 में पूछा गया है, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? तो बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन लिखा है राधाचरण गोस्वामी ने। किसने लिखा है? तो राधाचरण गोस्वामी ने। आगे आते हैं 87 नंबर पे। 87 में देखते हैं क्या पूछा है। तो 87 में पूछा गया है कि एक वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है किस में। तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा डी कि लड़का बाजार से लौटा। इसमें क्या है? आपादान कारक है। जब अलग होने का सेंस आता है तो वहां आपादान होता है, तो बाजार से लौटा मतलब अलग हो गया। अब आते हैं 88 नंबर के प्रश्न पे। 88 में आपको बताना है कि हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य जो हैं वो केशवदास हैं। कौन है? केशवदास। 89 पे आइए। 89 में आपको बताना है नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो ये है मीराबाई का। तो ध्यान देना है आपको, मीराबाई ने लिखा है नरसिंह जी का
मायरा। 90 में पूछा गया है दोपहर में समास, तो बहुत आसान सा प्रश्न है, दोपहरों का समाहार, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। 91 पे आते हैं। 91 में पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा चिदंबरा। ठीक, चिदंबरा, यहाँ पे ये गलत जवाब दे दिया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदंबरा पे पंत जी को। कामायनी पे मंगला प्रसाद है। पल्लव परिमल पे कोई पुरस्कार नहीं है, चिदंबरा पे सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था। 92 पे आइए। 92 में पंक्ति है अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे आपका यथा संख्य अलंकार है। कौन सा? यथा संख्य। रसलीन की ये पंक्ति है। 93 पे आ जाइए। 93 में दिया है कि निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत दिया है, तो यहाँ निशार का अर्थ रजाई हो जाएगा, उशिडम का पगड़ी हो जाएगा, उत्तरीय का चादर हो जाएगा, लेकिन सिरस्कम का शिखा नहीं होता है। ये आपको ध्यान देना है, सिरस्कम का शिखा नहीं होता है। सिरस्कम का भी अर्थ पगड़ी ही होता है। उशिडम का भी पगड़ी, निसार का रजाई और उत्तरीय का चादर। 94 पे आइए। चाय किस भाषा से लिया गया शब्द है? मैं करा रही हूं ना क्लास में, देखिए दोनों में एक आध दो प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? चीनी भाषा का। 95 पे आइए। 95 में बताना है कि वारी, वारी शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन क्या होगा, तो वारी का द्वितीय विभक्ति द्विवचन होगा वारिणी। क्या होगा? वारिणी। बी वाला हमारा जवाब आपका सही है। वारी का रूप आप लोग याद कर लीजिएगा। जगत का, वारी का, जो पूछा जा चुका है वो तो बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर है एक दिन बोलेंगे पेड़ किसका काव्य संग्रह है, तो एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी का। राजेश जोशी ने लिखा है कि एक दिन बोलेंगे पेड़। 97 में पूछा गया है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है, तो अलंकारों की परिभाषा भी पूछी जा चुकी है। मैं आप लोगों को 42 अलंकारों की परिभाषा करा चुकी हूँ, जितने अब तक पेपर में आ चुके हैं और कुछ नए भी। तो आप अलंकारों की परिभाषा अगर वहां से याद कर लेते हैं तो गारंटी है कि उसी में से आएगा परिभाषा, ये जान लीजिए, उससे अलग नहीं पूछेगा, एकदम गारंटी है। बस आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो मैं अपने से तो आपको याद करवाऊंगी नहीं, आपको देखना होगा, क्लास को जाके लिखना होगा। अब उतना मेहनत करके उसको एक जगह इकट्ठा किया गया है सारे अलंकारों की परिभाषा, तो आप उस क्लास को देखिए, 2-3 बार देख ले या फिर लिख ही ले आप एक ही बार में, पढ़ते रहें उसे। चीज़ों को मैं छांट के इसीलिए देती हूँ पेपर के लिए। तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होती है तो विभावना अलंकार होता है। 98 पे आइए। 98 में पूछा गया है कि रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया, तो सुझाव दिया था शुक्ल जी ने। श्रृंगार काल नाम रखा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, पर सुझाव दिया था शुक्ल जी ने। वही तो कहते हैं कि इससे इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। आ जाइए 99 पे। 99 में पूछा गया है वारी शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन। देखिए वारी से ही अच्छा ये रिपीट हो गया है, 99 पेज ये रिपीट हो गया। आगे बढ़े 99। विलोम शब्द से देखिए आ रहे हैं प्रश्न बहुत ज्यादा। पूछा गया है विलोम से कि कौन सा असंगत युग्म है, तो ऊट का तो ऊटनी होगा, सही है। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होगा, सही है। सूर का भीरू होगा, सही है। लेकिन साढ़ का विलोम साढ़नी नहीं होता है, साढ़ का विलोम गाय होता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, असंगत दिया है। 100 नंबर पे दिया है मधु शब्द। तो मधु का, जगत का, वारी का, सबका सर करवाएंगे सर शब्द रूप यूट्यूब पे। एक क्लास लिए हैं शब्द रूप की, अभी समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जितना पेपर में आता है वहाँ जरूर वो करवाएंगे।
तो आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा, अपने से भी पढ़ते रहिए किताब से। तो मधु शब्द का पंचमी एक वचन रूप होता है मधुनः। क्या होता है? मधुनः। देखिए यहाँ पे दिया भी है। 101 में एक कथन दिया है कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। कौन कहता है? तो ये कहते हैं अज्ञे जी कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। 102 में आ जाइए। 102 में क्या दिया है? 102 में पूछा है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। यह विचार किसका है? तो ये विचार है डॉक्टर बच्चन सिंह का। यही कहते हैं कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है और गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। 103 में देखिए दो अलंकारों की परिभाषा ही पूछ दिया है कि जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, कौन सा अलंकार होगा? तो जहां उपमेय का प्रतिषेध करके उपमान की स्थापना होगी वहां अपहुंति अलंकार होता है। 104 में पूछा है स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तो तिष्ठेयु होता है। 105 पे आइए। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक तो हरिशंकर परसाई हैं। 106 में दिया है कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। कौन सा कारण है? तो आपादान। में पर आता है तो वहां आपादान हो जाता है। 107 में दिया गया है कि जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, प्रत्युत्पन्न मति। 108 पे आइए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है तो रातों रात। रातों रात में आपका अव्ययी भाव है। मनमाना, कपड़, छन और ठकुर सुहाती में आपका तत्पुरुष है। 109 पे आइए। कपड़े से छना हुआ कपड़ छन, करण तत्पुरुष। मन से माना, करण तत्पुरुष। मन माना में अव्यय भी रहता है, करण भी, दोनों भी है, तो विकल्प अनुसार आपको लगाना रहेगा। ठाकुर सुहाती, ठाकुर मतलब मालिक के लिए रुचिकर बातें, तो इसमें चतुर्थी तत्पुरुष है। 109 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इंद्रावती नूर मोहम्मद का सही है, हंस जवाहिर कासिम शाह का सही है, चित्रावली उस्मान का सही है, लेकिन मधुमालती कुतुबन का नहीं है, मंझन का है। किसका? मंझन का। 110 पे आते हैं। 110 में पूछा गया है किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन का। किन्नर देश में। 111 पे आइए। 111 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैं आपका दर्शन करने आया हूं, ये शुद्ध नहीं है, गलत है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं होना चाहिए। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, गलत है। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ केवल ये होगा। बर्फ तो खुद ठंडा होता है, उसमें बताना क्या है? शब्द केवल संकेत मात्र है, ये भी गलत है। शब्द केवल संकेत है, या तो मात्र का प्रयोग करे या तो केवल का, किसी एक ही का प्रयोग करे, दोनों का नहीं। फिर है अगला कि मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ये बिल्कुल सही दिया है, तो डी वाला हमारा शुद्ध है। मैं आप पे श्रद्धा रखता हूं। 112 में पूछा गया है कि जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां अनन्वय अलंकार होता है। 13 पे आ जाइए। देखिए अलंकार से परिभाषा कितना पूछा है, 3 हमें केवल परिभाषा ही दिख गया अलंकारों की, इसलिए मैं कह रहा हूं परिभाषा अलंकार की तैयार रखिए अच्छे से एकदम। 40-42 वही जो मैं बताई हूं उसी को तैयार कर लीजिए, उसी में से आएगा, कहाँ से अपने आप से थोड़ा ना बनाएगा नया अलंकार। तो इन्हीं में से आपसे पूछेगा, तो जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां अनन्वय अलंकार होता है। 13 पे आइए। 13 में पूछा है कि रस सूत्र के किस व्याख्याता ने
किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पे की है? तो चित्र तुरंग न्याय था शंकुक का। 14 पे आइए। 14 में पूछा गया है जो कम खर्च करता है, एक शब्द बताइए। तो जो कम खर्च करता है उसे हम कहते हैं मितव्ययी। 15 पे आ जाइए। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो देव ने। छल नामक 34वें संचारी भाव की स्थापना किया था आपके देव ने। 16 में आते हैं। 16 में क्या दिया है? तो 16 में पूछा गया है अजीर शब्द का अर्थ है। तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अजीर का अर्थ होता है आंगन। क्या होता है? आंगन। 17 पे आइए। 17 में बताना है कि निम्न में से कौन सी एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? तो इस प्रश्न को तो यफ कर देना चाहिए था, पर इसको नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि सूत की माला भी तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, ये तो भी हालाबाद के हरिवंश राय बच्चन की है। तो जिस प्रश्न को एफ करना चाहिए वो एफ नहीं हुआ, तो ये आपका एफ ही है, क्योंकि यहाँ पे आपका बी और सी दोनों सही जवाब हो जाएगा। सूत की माला और प्रभात फेरी ये दोनों हालाबाद उत्तर छायावाद में आती हैं, लेकिन ये मस्ती जो काव्यधारा होती है उसकी हैं ये। बाकी विसर्जन हम बिस्पाए जन्म के ये तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की है, लेकिन प्रभात फेरी और सूत की माला नहीं है। आगे आइए। 118 में पूछा गया है सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो ये कथन किस ग्रंथ से है? तो ये छांदोग्य उपनिषद से है। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य किससे? छांदोग्य उपनिषद से। 19 पे आइए। 19 में बताना है कि बरवे छंद है। तो बरवे आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा? अर्ध सममात्रिक। 12 और 7 की यति होती है। छंद के सर मैराथन क्लास लिए हैं, पूरा छंद उसी में समाप्त हो गया है। 20 नंबर पे आते हैं। 120 लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बी वाला शुद्ध है, दही खट्टा है। लिंग की दृष्टि से यही केवल सही है। चाय फीकी है होता है, फीका नहीं होता है। चांदी सोने से कम महंगी है होना चाहिए, महंगा नहीं। और मिश्री मीठी है, मीठा नहीं। तो शुद्ध वाक्य है हमारा दही खट्टा है। 21 पे आइए। 21 में बताना है कान्हा शब्द है। तो कान्हा शब्द कैसा है? ये तद्भव शब्द है, ध्यान देंगे। कान्हा शब्द तद्भव है। 22 पे आ जाइए। 22 में बताना है आपको कि शुक्ल जी के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पे किस साहित्य का प्रभाव है? तो छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पे फ्रांसीसी का प्रभाव है। 23 पे आ जाइए। 23 में आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि अघोष और महाप्राण है? तो अघोष और महाप्राण, अघोष मतलब पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का, और महाप्राण मतलब दूसरा चौथा। तो यहाँ पे कॉमन आपका 2 मिल गया, मतलब किसी भी वर्ग का दूसरा व्यंजन जो होगा वो अघोष भी होगा और महाप्राण भी होगा। तो दूसरा व्यंजन कौन है? यहाँ पे ख है। ठीक, तो ये क्या है? अघोष भी है और महाप्राण भी है। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। तो दोनों में कॉमन 2 मिल गया। 24 पे आ जाइए। मीराबाई की उपासना किस भाव की है? तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। तुलसीदास की दास्य भाव की है। अग्रदास की माधुर्य भाव की है। सूरदास की वात्सल्य और शाख्य दोनों भाव की है, और मीराबाई की माधुर्य भाव की। ये हमारा सही जवाब है। 125 पे आते हैं। 125 में पूछा है कि कौन सा गीति नाट्य नहीं है? तो ये भी यफ कर दिया गया, क्योंकि इस प्रश्न में जितने दिए हैं सब गीति नाट्य हैं। करुणालय भी गीति नाट्य है प्रसाद का, अनघ भी गुप्त जी का गीति नाट्य है,
और अंधायुग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है और ज्योत्सना पंत का गीति नाट्य है। तो इस प्रकार हमने 125 क्वेश्चन पीजीटी का देख लिया। थोड़ा स्पीड से मैंने पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर नहीं करते तो फिर धीरे धीरे में ज़्यादा टाइम लग जाता। तो पर प्रश्न तो आपको समझ आ ही गए होंगे, ये सब आप पढ़े हैं। प्रश्न मेरी क्लास में, सर की क्लास में, ये सब हर जगह मिलते रहते हैं, ये वाले प्रश्न तो याद आपको है, याद कराया भी गया है और आगे भी मिलते रहेंगे। ये बस एक साथ मैं आपको पेपर दिखाई हूँ ताकि आपके दिमाग में ये घूमे कि हाँ पेपर कैसा आया था, क्या क्या पूछा गया था, आप भूल ना पाए किसी टॉपिक को। जैसे अलंकार का 3 परिभाषा पूछ दिया, किस भाषा से कौन सा शब्द है ये भी पूछ रहा है, कथन कितने पूछा है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो उम्मीद है कि क्लास ठीक ही ठाक लगी होगी आप लोगों को। ज़्यादा विस्तृत तो मैंने नहीं किया, सोचा कि कम समय में पढ़ लिया जाए, सुना दिया जाए आप लोगों को एक बार। तो चलिए, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी बताइएगा और सभी क्लास में आप जुड़ा करें। लाइव क्लासें होती हैं, अटेंड किया करें 8 बजे, 10 बजे, शाम 6 बजे, सुबह 7 बजे, रात 8 बजे। तो फिर क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।